और छोटा लड़का मेरा इंडियन आर्मी में है, इस समय वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है और उनकी वाइफ भी लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी मटमैला है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ फिर भी आपको जो है बिष्ट जी की तालाब की मछलियाँ दिख रही होंगी और मछलियों का साइज भी आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा। तो इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ जो हैं 1 किलो से बड़ी हैं या फिर 1 किलो के आसपास के हैं। और वीडियो देख के आपको अंदाज़ा आ ही जा रहा होगा, देखिए किस तरह से मछलियाँ तैर रही हैं। हर काम में जो भी व्यवसाय करे उसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तभी आदमी वहाँ पर एकदम सक्सेस होगा, नहीं तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। समय लग जाएगा जी। ये इनका होम स्टे है, अभी बना नहीं है, मतलब इसमें अभी काम चल रहा है। ऊपर से अभी लोहे की जो है एंगल आ रखी है, इसमें टीन डलेगा ना? 3 बड़े। और नीचे कितने कमरे हैं इसमें टोटल? इसमें 5 कमरे हैं। 5 कमरे हैं। तो कितने का आपने इसके लिए ऋण लिया हुआ है? मेरे इसमें 30 लाख का लिया हुआ है। 30 लाख का। और इसमें सब्सिडी कितनी रहती है? 50% है। 50%। और 50% यानी कि आपको 15 लाख भरना है। 15 लाख। और किस ब्याज पे भरना है? ये जो ब्याज होगा उसमें भी 50% सब्सिडी है। अच्छा, तो कितना परसेंट ब्याज है लगभग? जैसे 12% होगा तो 6% पड़ेगा। अच्छा, 6%। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो के लिए एक गांव से दूसरे गांव और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता हूं। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज मैं गया था सोमेश्वर से पातली बगल के पास पे एक गाँव वलसा में, जो कि सोमेश्वर से करीब 25 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। और वहाँ जाके मैं मिला हूँ पूरन सिंह बिष्ट जी से, जो कि 2019 में रिवर्स माइग्रेशन करके दिल्ली से वापस अपने गाँव आ गए थे। गाँव आके अपने गाँव के प्रधान भी बने और वापस इस बार दोबारा प्रधान बन गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और एक ग्राम प्रधान के तौर पे भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज उन्हीं से आपको मिलाया जाएगा। बच्चे उनके वेल सेटल्ड हैं, मतलब कोई कर्नल है, कोई डॉक्टर है, मतलब विदेशों में है कोई और कोई देश में है, लेकिन बढ़िया पोजीशन पे है। लेकिन इस उम्र में लगभग 60 से 65 के बीच की उनकी उम्र होगी। इस उम्र में वापस पहाड़ आके जिस तरह का काम वो कर रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी है। तो सीधे ले चलते हैं आपको वलसा की ओर और मिलाते हैं पूरन सिंह बिष्ट जी से। तो दोस्तों फिलहाल हम वलसा में पहुंच गए हैं और आगे से जो आपको आसमानी टी शर्ट यानी ब्लू टी शर्ट में दिख रहे हैं वो हैं पूरन जी, जिनके साथ हम वीडियो बनाने के लिए लजुड़ा से यहाँ पे आए हैं, यानी कि अपने गांव से यहाँ पे आए हैं। उनके पीछे सोनू चल रहा है जो कि मेरे साथ आया हुआ है। थोड़ा वो भी देख लेगा किस तरह से स्वरोजगार हमारे उत्तराखंड में हो रहा है करके। तो अभी वलसा में हूँ मैं, जो कि है आपका पातली बगड़ के ही एकदम पास में। पातली बगड़ से करीब 100-200 मीटर आगे से जो रोड कटी है ऊपर के लिए कनाल बोंगा के लिए, उसी पर वलसा भी पड़ता है। तो अभी हम रोड नीचे है जहाँ पे मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये मकान भी यही जो पूरन जी है इन्हीं का बन रहा है, इन्हीं का बन रहा है पूरन जी का। तो यहाँ पे मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये उसको होम स्टे बना रहे हैं। और उसके थोड़ा ऊपर जो है इनका पॉन्ड है, तालाब है। तालाब क्या है, बहुत बड़ा एक सरोवर जैसा है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये देखिए ये पानी ऊपर से ही आ रहा है। इसी पानी में इनकी मछलियाँ पल रही हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको किस तरह से है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं इनके डैम पे और ये बहुत ही शानदार सा इनका जो है डैम आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें बहुत सारी हज़ारों मछलियां इसमें पाली जा रही हैं पूरन जी के द्वारा। तो अभी आपको मछली भी दिखाएंगे, किस प्रकार की मछलियां इसमें पाली जा रही हैं और उसके अलावा किस तरह से पूरन जी ने ये काम शुरू किया और अभी तक क्या क्या उनको परेशानियाँ इसमें आई और क्या क्या उन्होंने इससे सीखा, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक डैम है और दोनों तरफ जो है धार है, जिसको हम पहाड़ी कह सकते हैं, धार है दोनों तरफ और बीच से ऊपर से गधेरा आ रहा है। तो उसी गधेरे को अपने ज़मीन में थोड़ा रोक के इन्होंने ये डैम बना रखा है और इसमें मछली पालन का बहुत ही बढ़िया काम किया जा रहा है। तो ये है पूरन जी और इनको भी अब लेंगे कैमरे में, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा चारा डालेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। उसके बाद हम बातचीत का जो है सिलसिला शुरू करेंगे। तो अभी इसमें जो है चारा डाला जा रहा है, ये देखिए। और जैसे ही चारा डाला वैसे ही मछलियों का आना शुरू हो गया है। वहाँ से मछलियाँ ऊपर आ गई हैं और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें हैं। अभी आप देखेंगे कि इसमें कितनी बड़ी मछलियाँ हैं।
तो जैसे ही चारा डाला है पूरन जी ने, वैसे ही इसमें जो है मछलियाँ ऊपर तैरने के लिए आ गई हैं और चारे को खाने के लिए आ गई हैं। तो पूरन जी, दिन भर में कितना चारा खिलाते हैं इनको आप? शाम को ही खिलाते हैं सर। शाम को ही खिलाते हैं। ठीक, तो थोड़ी देर आपको मछलियाँ दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से ये काम शुरू इन्होंने किया। अभी और भी बड़ी बड़ी मछलियाँ आएंगी। कितनी बड़ी इसमें मछलियाँ हैं इस वक्त? इस समय इसमें कम से कम 1 किलो के 1 किलो की भी मछलियाँ हैं? हाँ जी। तो अभी तो छोटी दिख रही हैं, 100 ग्राम की भी नहीं है। तो अभी वो देखो बड़ी मछलियाँ। ओह, ये तो धीरे धीरे बड़ी मछलियाँ भी आ रही हैं। ये आ गया। ये देखिए, दिख रही होगी आपको। ये भी अच्छी मछली है। तो 1-1 किलो की इसमें मछलियाँ हैं। अगर मैं बोलूँ नहीं तो शायद तब ज़्यादा बड़ी आएंगी ना। हाँ, चुपचाप रहते हैं थोड़ी देर दोस्तों, और कैमरे को यहाँ पे रख देते हैं। ये आ गया। तो दर्शकों, अभी आपको दिख रहे हैं पूरन बिस जी। तो सर, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। थोड़ा अपने बारे में बताइए दर्शकों को कुछ। मेरा नाम पूरन सिंह है। मैं ग्राम सभा वलसा का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं ग्राम प्रधान में इलेक्ट हुआ हूँ और 2019 में भी मैं ग्राम प्रधान रह चुका हूँ। और मैं गांव, इससे पहले मैं 93 से दिल्ली में था। उसके बाद हमेशा मेरा मन गांव से जुड़ा रहता था। बच्चों के सेलेक्ट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं गांव की तरफ अपना रुख करूं और वहां की उसमें अपना योगदान दूं। ठीक, तो अभी आपने बताया कि बच्चों के सिलेक्ट होने की बात, तो कितने बच्चे हैं आपके और कौन कौन सी जॉब करते हैं, फिर किस डिपार्टमेंट में है? सर, बड़ा लड़का मेरा यूएसए में है, जिसने पीएचडी यूएसए ही की है। वर्तमान में वही काम कर रहा है और उसके बच्चे भी वहीं पे सेटल्ड हैं। और छोटा लड़का मेरा इंडियन आर्मी में है। इस समय वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है और उनकी वाइफ भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। और लड़की मेरे यूके में डाटा साइंस में वो कोर्स कर रही हैं। और 3 बच्चे हैं आपके? 3 3 बच्चों में से एक यूएस में है, एक लड़की जो है यूके में पढ़ाई कर रही है, और जो बेटे बीच वाले हैं वो आपके आर्मी में है। आर्मी में। तो बच्चे आपके सेटल हो गए हैं और आपने भी अपने पूरी ज़िंदगी काम किया। नौकरी तो नहीं किया आपने, आप बताते भी नौकरी नहीं की। किया आपने, वहाँ भी स्वरोजगार किया। दिल्ली में भी रोजगार नहीं किया, मतलब नौकरी नहीं की, स्वरोजगार किया, बल्कि गांव के भी लोगों को आपने वहाँ पे रोजगार दिया। तो नौकरी नहीं करने का या फिर स्वरोजगार की तरफ आपने किस तरह से, मतलब क्या मनसा थी आपकी शुरू में? मेरा शुरू से ही बिजनेस लाइन में स्वरोजगार करने का मन था, जिससे मैंने स्टेनोग्राफी की। पर मेरा नौकरी करने का कभी भी इतना मैं उत्सुक नहीं रहा नौकरी के लिए। हालांकि मेरी नौकरी भी लग गई थी, मैंने की नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं अपना स्वतः का रोजगार करूं और जिससे लोगों को भी रोजगार मिले, ऐसा मेरा अपना मानना था। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे दिल्ली में आपने काम शुरू किया, तो किस लाइन में आपने काम शुरू किया था वहाँ पे? मैंने वहाँ पर ऑफसेट प्रिंटिंग होती है तो उसका काम किया, जिसमें मेरे को मेरे बड़े भाई को, मेरे को उसमें पूरी नॉलेज थी। इसकी वजह से हमारा काम दिन पर दिन बढ़ते चले गया, जिसमें हम सक्सेस हो गए, जिससे हमने अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी आसानी से किया और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान रखा। अच्छा, तो कहाँ पे दिल्ली में ये था? दिल्ली में हम समयपुर बालदी में थे। अच्छा, मेरा रिहाइश रोहिणी सेक्टर
25 में और 17 में था। अच्छा, और काम समयपुर बादली में। समयपुर वाले तो 1993 के आसपास आपने काम किया। काम। तो तब से और अब की दिल्ली में, 1993 की दिल्ली में कितना आप अंतर देखते हैं जब आप 2019 में वापस पहाड़ की ओर आए हैं? 2000 अब दिल्ली में उससे पीछे की बात करें तो उस समय तो दिल्ली इतनी एडवांस नहीं थी। जब से मेट्रो का वहाँ पर हुआ तो तब से दिल्ली काफ़ी अच्छी लगती है और एडवांस भी लगती है कि दुनिया के जो नक्शे में दिल्ली का भी नाम आता है। तो काफी कुछ मतलब वहाँ हाँ, परिवर्तन आपने देखा। और मुख्य समस्या वहाँ की पॉल्यूशन की है, जिसमें पॉल्यूशन से दिल्ली में ज़रा सा दिक्कत है। नहीं तो दिल्ली में इस टाइम वर्ल्ड क्लास सिटी के लगभग है। अच्छा, सारी सुविधाएं बराबर है, बस बराबर पॉल्यूशन की प्रदूषण दिक्कत की ही दिक्कत है। दिक्कत। तो सर अब आते हैं आपके वापस गांव की ओर आने पे। क्या मकसद रहा कि बच्चे भी सेटल हो गए थे, आप भी अब जितना आपको मन था मतलब ठीक ठाक आपने कमा लिया था, काफी धन जोड़ लिया और बच्चे भी सेटल कर लिए, तो क्या फिर आपका ऐसा मन हुआ कि आप वापस 2019 में गांव की तरफ आ गए? न सिर्फ गांव आए बल्कि पहले तो आप निर्विरोध ग्राम प्रधान अपने यहाँ पे रहे वलसा में, जी वलसा में, जी। और उसके बाद इस बार भी आप सेलेक्ट मतलब इलेक्ट हुए हैं ग्राम प्रधान। तो क्या मंशा थी, क्या मकसद था और क्या सोच थी गांव आने की? मेरा अपना ये मानना है कि मैंने सोचा कि बच्चे सेटल होने के उपरांत इतनी जिम्मेदारियां सर में नहीं रहेगी थी। मैंने सोचा कि बैठ के जीवन को खाली बर्बाद करना अच्छा नहीं लगा। मैंने ये सोचा कि कर्म ही जीवन है। तो इसकी वजह से मैं दिल्ली से यहाँ अपना गांव आया और लोगों ने मुझको निर्विरोध प्रधान के रूप में चुना। अच्छा। उसके बाद मैंने गांव के विकास का जो जो गांव की समस्या थी उनका समाधान किया और जितना भी हो सकता था तन मन से कार्य में लगा रहा। मेरी उम्र इस समय 63 के लगभग है, फिर भी मैं अभी तक एक्टिव रहता हूँ हर क्षेत्र में। तो मैंने गांव में जितना हो सका उतना विकास किया। गांव के लिए सड़क का काम किया जिससे आवागमन का लोगों को अच्छी सुविधा मिले। और जो रास्ते हास्ते थे सारे वो बनवाए और अमृत सरोवर बनाया, जिसमें एक ये व्यवसाय का बहुत बड़ा साधन है, जिसमें मछलियों का बहुत बड़ा एक व्यवसाय हो सकता है और जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। ये अमृत सरोवर तो मेरे ख्याल से आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी या फिर गांव की प्रॉपर्टी? नहीं, ये मनरेगा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी जिसमें आप मछली पालन कर रहे हैं। मछली पालन। तो ये मछली पालन अगर कोई और करना चाहे जब आप नहीं कर रहे हैं या फिर भविष्य में कभी, तो वो किस तरह से ट्रांसफर होगी? मैं इसको इसमें एक समिति बनाऊंगा। हम्म। समिति उसकी देखरेख करेगी और उनको भी आजीविका मिलेगी। उनका आगे ये आजीविका का स्रोत बनेगा और जो भी इसमें पैसा धनराशि बचेगी वो गांव के खाते में जमा की जाएगी और मछलियों पे फीडिंग की भी व्यवस्था की जाएगी उसी से। ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा, ये आप, अच्छा ये एक मतलब सामूहिक संपत्ति एक तरह हाँ, से। ये मोदी जी का आह्वान था इसमें अमृत सरोवर बनाने का, जिसमें पानी का संरक्षण हो, सिंचाई की व्यवस्था हो और कोई और काम में उपयोग लाना चाहता है वो कर सकता है। अच्छा, तो गांव आने के बाद इतने आपने विकास कार्य किए, तो अभी वापस उसी पे आते हैं। क्या आप परिवर्तन देखते हैं अपनी बॉडी में जब से आप वो दिल्ली से लौटे? क्योंकि जैसे कि आपने बताया दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण है और हमारे पहाड़ की आबोहवा आप देख ही सकते हैं दोस्तों, बहुत साफ सुथरी और बहुत अच्छी है। तो क्या परिवर्तन आपने महसूस किए घर आके? यहाँ आके दिल्ली में अगर काम ना हो तो आदमी वैसी दिक्कत तो होती है, क्यों बॉडी से लेके स्वास्थ्य लेके थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। मेरे को भी थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगी थी। जब से मैं यहाँ गांव वापसी मैंने की तब से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। मैं हर क्षेत्र में एक्टिव रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में और दिन ऐसा व्यतीत होता है कि पता ही नहीं चलता है कब शाम हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया से आपके दिन कट रहे हैं मतलब। तो परिवार में भी गांव में कौन कौन है? गांव में इस समय मेरी मिसेज आई हुई है। 5 साल तो मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा। अब बच्चे बाहर जाने की वजह से तो अब मिसेज यहाँ पर आ गई। तो अभी आप जब 5 साल अकेले रहे तो आपको लगा नहीं कि कभी परिवार के साथ होता तो ज़्यादा अच्छा था करके? अब वो तो होता ही है, अपने परिवार तो अपना ही परिवार होता है। फिर भी मैंने शुरू से ही दिक्कतों का सामना किया है, इसलिए मेरे को उतनी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जब आपने घर वालों को बताया, बच्चों को बताया कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं घर चला जाऊँ,
उसके बाद जब ये बताया कि गांव वाले चाह रहे हैं कि मुझे प्रधान बनाया जाए, तो बच्चों का कैसा उसमें रिएक्शन था? बच्चों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करिए, काम करने में कोई काम ही सब कुछ है आज के जीवन में। अगर काम नहीं है तो माइंड इज द डिविल्स वर्कशॉप। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वही हो ही जाता है थोड़ा बहुत कि परेशानी हो ही जाती है, खाली आदमी हो रहता है। अगर आदमी काम में लगा है तो वो खुद ही सोचता है यार मैं काम कर रहा हूँ, वो उसको इतनी एक फीलिंग महसूस होती है कि मैं खाली नहीं हूँ। तो घर मतलब घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं कोई रही, रोक नहीं। ना कोई इस तरह का मतलब उन्होंने नहीं, रोकने की कोशिश की, उस नहीं, आपको आज़ाद छोड़ दिया उन्होंने। आज है कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अब मतलब उनकी मंशा वैसी नहीं होती कि आपको परेशान किया जाए, लेकिन वो सोचते हैं कि अब आप आराम करें, आप आराम काम ना करें, ये आपने बहुत काम कर लिया है, ये ऐसी भी सोच रहती है ना। तो उसमें फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि हम क्यों नहीं काम करें, थोड़ा मनमुटाव जैसा हो जाता है। आपके केस में ऐसा नहीं हुआ, बढ़िया है। तो क्या लगता है आपको उत्तराखंड में क्या क्या संभावनाएं आप देखते हैं? जब आप 1993 में यहाँ से चले गए थे पहाड़ छोड़ के, तब के उत्तराखंड में और आज के उत्तराखंड में क्या क्या संभावनाएं तब थी और क्या आज है, कितना अंतर आप देखते हैं? आज के टाइम में देखो दुनिया एडवांस हो गई है, वैसे उत्तराखंड में इतना एडवांस होते जा रहा है कि लोग, सबसे पहली चीज़ है फाइनेंस की व्यवस्था। लोगों को पहले के टाइम पे फाइनेंस नहीं हो पाता था, लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे, दिल्ली भागते थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे। आज के टाइम पर लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि वो बैंक से अपना आराम से उन्हें फाइनेंस हो जा रही है, फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है। इसलिए लोग, मोस्टली लोग दिल्ली से रिवर्स माइग्रेशन के तौर पर एक गांव वापसी कर रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है कि जब कोरोना काल आया तो इतने लोग यहाँ पर आए, तब उनको अहमियत लगी कि मेरे गांव क्या है, हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, हर धंधा कर सकते हैं। लोगों उसी टाइम के ये लोगों को एक सीख मिली कि यार हाँ, मेरे गांव में, मेरे उत्तराखंड में हर चीज़ संभव है, सिर्फ आदमी लगनशील होना चाहिए और उसकी आदतें ठीक होनी चाहिए, तो आदमी जरूर उन्नति करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। कैसी आदतों की बात कर रहे हैं आप? किस तरह की आदतें आदतें खराब जैसे होती है? लोग, ऐसा है कि अब मैं उतना उससे कहूँगा नहीं कि लोग जैसे कि अल्कोहल यूज़ करना, उसमें पैसा बर्बाद करना और उसमें टाइम की वेस्टेज भी होती है। तो उससे लोग अगर धंधा करेंगे मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे, मेरा मानना है कि हमेशा जो आदमी काम करेगा वो सक्सेस होगा। मैं यहाँ देखता भी, जो लोग अच्छी तरह रहते हैं उनके पास कोई ऐसी बुरी आदतें नहीं है, वो 100% लोग सक्सेस हुए हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे उत्तराखंड में कुछ करना चाहते हैं, अपने गांव में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी आदतों पर नियंत्रण करना होगा। हाँ, कम से कम शराब हो गया या फिर धूम्रपान तो हल्का फुल्का करते ही हैं लोग, लेकिन इस तरह का न किया जाए कि उससे अननेसेसरी हानि हो। खर्चे नहीं होनी चाहिए। हाँ, नशे की लत नहीं होनी चाहिए। नस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नशे में आदमी लत होगी तो उसका काम में मन नहीं लगेगा। अब भाई काम में मन नहीं लगेगा फिर तो काम पिटना ही है, हाँ, फिर पंक्चुअलिटी भी नहीं आ पाती ना, नहीं आ पाती है। क्योंकि कई बार हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है नशे के चक्कर में। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि वो पहाड़ में या फिर कहीं भी, जैसे आपने तो दिल्ली में रोजगार किया, दिल्ली में जैसे कोई पहाड़ का युवा कुछ छोटा मोटा रोजगार करना चाहता है अपने 1 कमरे से 2 कमरे से, क्या आज के समय में कर सकता है वो? दिल्ली में व्यवसाय करने का सबसे बड़ी चीज़ है, या तो आदमी इतना ही उसका बैकग्राउंड तगड़ा हो, इतना पैसा उसके पास हो, नहीं तो हर काम में जो भी व्यवसाय करे उसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तभी आदमी वहाँ पर एकदम सक्सेस होगा, नहीं तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। समय लग जाएगा। जी, तो मतलब काम की जो काम जो कर रहा है उसका नॉलेज उसको बहुत होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक। और जो पहाड़ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहाड़ में क्या क्या संभावना है? पहाड़ में देखो, यहाँ भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोटर मैकेनिक है, दिल्ली में आदमी नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज के टाइम में आवागमन के हर घर में साधन है, तो मोटर मैकेनिक का काम, वर्कशॉप खोलना, मतलब जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।
तो अभी नीचे की तरफ चलते हैं, थोड़ा आपका सरोवर फिर से दिखा देता हूँ सभी को। तो दोस्तों मैं समझ रहा था कि ये सरोवर जो है इनका पर्सनल होगा, लेकिन ये बता रहे थे कि गांव की संपत्ति है और किस विभाग के किस ये योजना के मनरेगा से मिली है। मनरेगा से मिली। और क्या अमृत सरोवर, अमृत सरोवर के नाम। अमृत सरोवर इनका इसका नाम है। और बहुत ही सुंदर सोच है कि अगर कल के दिन ये इसको नहीं करेंगे तो एक समिति का गठन करेंगे और वो समिति इसकी देखरेख करेगी। और इसके अगल बगल आपने अभी बताया सर कि कुछ धनराशि भी स्वीकृत हुई है ताकि सौंदर्यीकरण हो सके और टूरिस्ट आ सके यहाँ पे। तो टूरिस्ट के लिए आपका नीचे होम स्टे भी बन रहा है। तो वापस नीचे की तरफ चलते हैं और चलते चलते बातचीत भी करेंगे। चलिए, तो होम स्टे का अच्छा, मछली इसमें कौन कौन सी प्रजाति की है? इसमें ये कॉमन ग्रास है। अच्छा, और एक दो वैरायटी और है। कॉमन और ग्रास कॉर्प और कॉमन ग्रास। हाँ जी, ठीक। तो 2-3 वैरायटी है। 1-1 किलो की इसमें मछलियाँ हो रखी हैं और हर मछली 1 किलो की नहीं है, लेकिन लगभग मछलियाँ जो ऊपर आपने देखी कई सारी मछलियाँ उसमें 1 किलो की हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम इनके गांव जा रहे हैं, चलते रहिए, आप बातचीत करते रहते हैं। तो बीजी बताइए कैसा लगता है आपको गांव आके? मतलब जब आप वहाँ थे आती थी याद? अब ऐसा है, अपनी पितरों की जन्मभूमि है, यहाँ से लगाव होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरा रुख गांव आने का हर हमेशा करता था। अच्छा, तो ये पीपल के पेड़ के बारे में आप कुछ बता रहे थे, कितना पुराना ये है? पीपल का पेड़ कम से कम जब हम पैदा हुए तब से हमने यही देखा, लोग कहते हैं कम से कम 150 साल पुराना ये पेड़ है। अच्छा। जो हमेशा हरा भरा रहता है। हमेशा हरा रहता है? हरा भरा। अच्छा, तो इसकी छांव में बैठते होंगे आप कभी? पहले के टाइम पर लोग कहते थे कि जब घर में ये खटमल हो जाते थे, अच्छा, लोग सोने को यहाँ आते थे। अच्छा अच्छा, पहले मैं पुराने समय के लोगों से सुनता हूँ ना, आज से करीब जो 30-40 साल पुराने हैं, वो भी बताते हैं कि पहले खटमल खूब होते थे। अब कहाँ गए होंगे खटमल? अब लोग ऐसा, अब लोग साफ सुथरी में रहना पसंद करते हैं। हाँ। क्योंकि लोग अब जरा सा एडवांस भी हो गया, लोगों के पास पैसा भी हो गया। हाँ। पहले के टाइम में लोगों के पास पैसा था नहीं। अच्छा, तो लोग वही टल्ली लगा के हाँ, बिस्तर को बनाते थे। हाँ, और न कभी इसको धोना न कुछ, इसीलिए खटमलों का होना इसीलिए वो था। अच्छा, सफाई के लिए पहले मतलब वो नहीं थे, उतने व्यवस्थाएं नहीं थी और व्यवस्था भी नहीं थी, जागरूकता भी नहीं थी। थी। तो अभी प्रधान जी, ये आपका बनाया रास्ता है या फिर ये कोई ऐसा वैसा रास्ता है? ये तो आम रास्ता नहीं है, ये तो वैसे ही लोगों ने बना रखा है। ये शॉर्टकट आने वाला रास्ता है? शॉर्टकट रास्ता है। पता चला कोई कमेंट करके बोल दे यार प्रधान जी ने कैसा रास्ता बना दिया है। नहीं, ये भुजानी के अंदर नहीं है। तो ये आपका बनाया रास्ता नहीं है ना? ठीक है। तो दोस्तों बता दो कि नीचे सरोवर है और प्रधान जी बोल रहे थे कि घूम के जाते हैं। मैंने कहा नहीं, यहीं से पहाड़ चढ़ लेते हैं। इनके घर अभी हम जा रहे हैं। तो इनका कहना था कि घर में कुछ इन्होंने जो है बी बॉक्स भी रखे हैं, मधुमक्खियों के डब्बे भी रखे हैं। तो मैं सोच रहा था कि उनको भी दिखा देता हूँ। और थोड़ा ये पीपल का पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहा था मेरे को दूर से, तो मैंने कहा इसको भी दिखा देता हूँ और बातचीत भी जारी रखेंगे। तो आप ये ना सोचें कि प्रधान जी ने कैसा रास्ता बना रखा है। तो प्रधान जी ने बढ़िया रास्ते बना रखे होंगे, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग नाराज भी रहते होंगे आपसे। ठीक है, अपना अपना विचार है हर आदमी के। हाँ, मैं किसी से नाराज नहीं रहता हूँ। अच्छा, ना मेरी ऐसी कोई सोच है। ये अपोजिट में आदमी रहे तो प्रधान भी जरा सोचता है, अपोजिशन में है लोग तो गड़बड़ नहीं करनी है। गड़बड़ तो आज की डेट में होनी ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि नियम ही इतने सख्त हो गए हैं। हाँ। मैं तो ये सोचता हूँ, जो आदमी ये सोचेगा कि यार मैं प्रधान बन के कमाऊँगा, हाँ, तो वो तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि अब आदमी काम करता है, थोड़ा बहुत उसको अपना भी चाहिए ही, बिल्कुल, खाने पीने के लिए। बिल्कुल। अब जो ये कहेगा कि मैं भैया इतने कमा लूँगा उतना कमा लूँगा, वो टाइम अब है नहीं। वो टाइम अब नहीं है और हमारी सोच भी नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। हाँ, 2 रोटी आराम से मिल जाती हैं। हाँ, तो गांव का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। बिल्कुल। अक्सर
यहाँ पे एक मंदिर भी है दोस्तों, दिखा देता हूँ। ये छोटा सा मंदिर है। क्या मंदिर था? ये गंगनाथ का मंदिर है। गंगनाथ जी हमारे लोक देवता, तो गंगनाथ जी का मंदिर है। और ये जो है बड़ा सा पेड़ है जिसको देखने में दूर से यहाँ पे आ गया, और बहुत ही चौड़ा पेड़ है। यहाँ पे एक चेयर भी डाल रखी है इन्होंने, और ग्राम पंचायत वलसा उसमें लिखा गया है। तो ये चेयर भी यहाँ पे आराम फरमाने के लिए ही है। और सही बता रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग ही तरह का दृश्य है। और नीचे को गांव दिख रहा है, वो देखिए, ये पूरा वलसा का गांव है। और जब हम पासी पर्वत से थोड़ा आगे आगे आ जाते हैं, ग्राम सभा वलसा शुरू हो जाती है। और अभी हम वलसा में हैं, और नीचे देखो, पीछे देखो, इतना बड़ा शानदार पेड़ जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये पेड़ बता रहे हैं कि कम से कम 100-200 साल पुराना तो होगा ही, और देखने से भी आपको पता चल जाएगा। ये पीछे पानी की टंकियाँ हैं, ये पानी की। और ये जो लगा हुआ है, ये आपके कार्यकाल में था? ये मेरे कार्यकाल में। ये कहाँ से मिलता है? ये मैंने लगवाया वित्त से। अच्छा, वित्त से लगवाया। वित्त से लगा, लोग जरा सा अपना एक्सरसाइज करें यहाँ पे। हाँ, जगह भी काफ़ी अच्छी है। हाँ जी। अब बुजुर्ग लोग यहाँ बैठ सकते हैं, बच्चे लोग यहाँ पे खेल सकते हैं। अभी मैंने इसका वो करना है, नवीनीकरण करना है, कि सौंदर्यीकरण की इसको ये पार्क नाम का वो बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बना रखा है अपना। छोटे से टीले पे बना है दोस्तों ये। और इस तरफ, टीले के इस तरफ देखो, बढ़िया पीपल का पेड़ है। और यहाँ पे बुजुर्ग हैं, गांव में नहीं है? कितनी जनसंख्या है? बुजुर्ग अब 3-4 बुजुर्ग रहेंगे जो 70-80 के लगभग है। अच्छा, और गांव की जनसंख्या कितनी है? 350 करीब। 350 करीब। और वोटर कितने हैं? वोटर 215 करीब। 215। तो इस बार जब आप चुने गए, कितने वोट आपको पड़े थे? मेरे को वोट पड़े थे, मैं 40-50 वोट से आगे था। 104 पड़े मेरे को। 104 वोट पड़े, ठीक ठाक वोट आपको पड़े। मतलब आपके काम से लोग एक तरह से संतुष्ट रहे होंगे जी। तो ये दोस्तों इन्होंने बना रखा है, और छोटा सा पार्क है, वित्त के पैसों से इन्होंने बना रखा है। और बढ़िया है, मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज की जा सकती है बच्चों के द्वारा, बूढ़ों के द्वारा भी की जा सकती है, बुजुर्ग के द्वारा भी की जा सकती है। बढ़िया, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और नीचे को इनका गाँव है। तो कौन सा घर है आपका? है मेरा घर उधर है। और ग्राम पंचायत कहाँ पे आपकी? ये पूरी ग्राम पंचायत हुई। ना वो क्या बोलते हैं उसको, पंचायत भवन। पंचायत भवन नीचे है। पंचायत भवन नीचे। तो फिलहाल इनके घर में चलते हैं, और कुछ मधुमक्खी के डब्बे देखते हैं, और कुछ और बातचीत करते हैं। तो क्या आपको लगता है बिष्ट जी की उत्तराखंड में बहुत ज़रूरी है 2-3 चीज़ें जिन पर अगर काम हो जाए तो थोड़ा और रिवर्स प्लान होगा? हाँ, जैसे कि मेरे को यहाँ पर यह है कि कुछ एजुकेशन की कुछ दिक्कतें हैं। अच्छा। और जैसा मेडिकल फैसिलिटीज कम मिलती है। हाँ। तो यही यहाँ के जैसा दिक्कत भरी जिंदगी है, जिससे कि दिल्ली भागना पड़ता है। अभी आप बता रहे थे कि आपको छोटी सी परेशानी हुई तो आपको दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाना पड़ा। तो यहाँ पे मेडिकल की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आदमी, हम सोचते हैं कि आदमी अब जॉब कर चुके हैं, मतलब जो पुराने लोग जो जॉब कर चुके हैं वो पहाड़ आ जाए यहाँ रहें, लेकिन यहाँ रहना उतना आसान है नहीं। अब आप तो पता नहीं पिछले 5 सालों से आप बोल रहे हो कि आप अकेले रहें, ये भी एक तरह की चुनौती है अकेले रहना, क्योंकि कई बार जर्मना भी आ जाता है तो थोड़ा तब सोचता है आदमी की कोई दवाई देने वाला घर में होता तो अच्छा रहता है करके, है कि नहीं है जी। लेकिन आप अकेले रहे गाँव आके, आपका गाँव के प्रति प्रेम ही है ये। तो फिलहाल हम ऊपर के रास्ते, मतलब गाँव के ऊपर आ गए हैं, और ऊपर से हम नीचे को जा रहे हैं उनके घर की ओर। तो ये पानी की लाइन है। ये पानी की लाइन तो पुरानी होगी। हाँ, ये नदी मैंने ही लगाई। ये आपने लगाई? हाँ। ये पानी की लाइन किसके लिए गई है? ये अमृत सरोवर में डालने के लिए। अच्छा, अभी आ रहा हूँ। अगर बाय द वे वहाँ पानी की शॉर्टेज होगी तो मैं इससे वहाँ पानी डाल देता हूँ। अच्छा। और लोग सिंचाई भी करते हैं सब यहाँ पे खेतों में। तो बढ़िया। तो अमृत सरोवर जो है गांव के लिए, कुल मिला के गाँव के लिए, और उसमें फिलहाल मछली पालन भी हो रहा है। तो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं प्रधान जी। तो अभी हम आ गए हैं अब दोस्तों प्रधान जी के रास्ते पे, जो प्रधान जी ने रास्ते बनाए हैं उन पे अब हम आ गए हैं। क्योंकि बिजी बोल रहे थे कि जो पहले रास्ते से हम आ रहे थे वो कोई रास्ता नहीं था, वो खाली एक पगडंडी थी और वो एक शॉर्टकट था, तो उसको पक्का नहीं किया गया है। लेकिन ये जो रास्ता है ये एकदम बढ़िया है। और ये देखिए आमा जब भात खा के टहल रहे हैं नीचे, और ये रास्ता ठीक बना है। तो ओवरऑल बढ़िया काम नज़र आ रहा है इनके द्वारा। तो ये घर ही आपका है? ये
तो ये कैसे टूट गया, इतना बेकार हो रखा है? तो ये अब आए नहीं इतने साल, तो ये खंडर हो गया था पहले ही। अच्छा, 30-40 साल का जो पलायन इनका रहा, ये उसकी दशा है। और ऐसे घर आपको हर गांव में कई सारे मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा होगा कि कुछ समय बाद लोग लौटें और जैसे इन्होंने नया घर बना रखा है, एक नया घर बनाए और फिर उसमें निवास करें। तो ये है इनका दोस्तों नया घर। ये आपका नया घर? वो आगे भाई साहब का है, ये पीछे मेरा है। अच्छा, तो ये इस तरफ इनका घर है। अभी हम इनके घर में आ गए हैं और वो वाली जो साइड है वो पूरी टूट चुकी है। तो ये पलायन का भी असर है। ये पलायन और रिवर्स माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन हम एक ही तस्वीर में देख सकते हैं। इस तरफ से घर एकदम बढ़िया है, इसमें रिवर्स माइग्रेशन हो चुका है। और जो माइग्रेशन जब हुआ था वो उसकी तस्वीर है दूसरी तरफ, जो टूटा हुआ मकान अभी हमने देखा। तो ये बताता है कि जब आदमी चला जाता है तो घर की क्या दशा हो जाती है। एक ही तस्वीर में आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये बेल का पेड़ आया हूँ दिल्ली से। अच्छा, बेल का है? हाँ। वो बेल कौन सी बेल, शरबत वाली है? हाँ, शरबत वाली नहीं होती अच्छा, पीली जो है ना। हाँ। ठीक, ये देखिए, ये इनका नया मकान है जो इन्होंने अब सही किया है, वो घर आके और बनाया है। ये पुराना मकान जो नहीं घर में रहने की वजह से टूट गया था। तो एक ही तस्वीर में जो है पलायन का भी, और एक ही तस्वीर में पलायन और पलायन से वापसी का जो चित्र है आपको स्पष्ट दिख रहा है। माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन, दो वर्ड हमारे कुमाऊं में, उत्तराखंड में बहुत चलते हैं। तो उसका नतीजा, उसका आपको उदाहरण दिख रहा है। तो ये है दोस्तों इनका वी बॉक्स, मधुमक्खी का डब्बा। कौन सी मधुमक्खी है ये इंडिका सेरिना। इंडिका। तो शहद भी निकाला या अभी तक शहद नहीं निकाला इसमें से? शहद भी निकालते हैं। निकालते हैं जी। तो ये मधुमक्खी का काम भी आपने सीखा या नहीं सीखा है, ट्रेनिंग ले रखी है। ट्रेनिंग ली इसकी? हाँ। तो इस उम्र में आपने बहुत कुछ सीख लिया। लोग सीखना छोड़ देते हैं एक उम्र के बाद। ये सीखने की लालसा आप में खूब दिख रही है। तो अभी दिखाते हैं मधुमक्खी का आपको डब्बा एक बार खोल के। ये क्या लगा रखा है आपने? ये फीडिंग का है। ये फीडिंग का है। हाँ। क्यों बाहर से फीड नहीं लेती? क्योंकि नहीं, फीड लेती हैं जब कुछ बरसात में जैसे ये बाहर नहीं निकलती हैं। अच्छा, तो इनको फीड करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, उस समय के लिए। क्योंकि फूल तो आपके यहाँ पे ठीक ठाक हो रहा है, नीचे भी सारा फूल है। ये जो कुम्मर हमको लग रहे हैं, इसमें भी जो कुम्मर का फूल होता है उसको भी ये खाती हैं। तो इसमें मधुमक्खियां हैं। और कब निकालते हैं इसका शहद? 2 बार निकालते हैं साल में? 1 बार? इसमें साल में 1 बार 2 बार निकल जाता है। अच्छा, निकल जाता है। ये तो अपने लिए बनाते होंगे आप, हाँ। थोड़े होंगे। तो ये है दोस्तों इसमें मधुमक्खियां। रहने दो, हम नहीं निकालो, तुम खाली चटगजर रोल हमको चटको नहीं ला। ये देखिए नीचे जो है सब मधुमक्खियों का ही चैम्बर है। तो इस तरह से मधुमक्खी भी पाल रहे हैं अपने लिए, मतलब शहद पैदा कर रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इनसे बातचीत करते हुए कि मिला के। ये देखो 1 2 3 4 डब्बे रखे हैं। तो दोस्तों अभी पीजी के घर से हम नीचे को आ गए हैं वापस। अब मैं सोच रहा थोड़ा इनका जो होम स्टे बन रहा है, हालांकि अभी बना नहीं है, नीचे बन रहा है, देखो वो भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से बन रहा है। और थोड़ा इनसे होम स्टे के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी योजना के तहत ये बन रहा है करके। और बाकी ये देखिए, ये बढ़िया सा रास्ता इन्होंने बना रखा है। तब बोलो बना रहा हूँ। हाँ, तो ये एक काम इनके द्वारा किया गया है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों के लिए एक्सरसाइज के लिए मस्त। ठीक हो, यहाँ तक स्कूटी आ जा रही है, सही है। तो ये रास्ता है नीचे होम स्टे अब इनका बन रहा है। तो होम स्टे बनाने का क्या मन में कैसे विचार आ रहा है अभी? सर जब मैं यहाँ पर आया दिल्ली से, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्या रोजगार करें। तब मैंने नॉलेज में आया कि जिस हिसाब से यहाँ पर्यटन बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा सबसे अच्छा व्यवसाय एक पर्यटन हो सकता है। पर्यटन हो सकता है। थोड़ी हे गिलो को नहीं भाई कौन हो? हे सुंदरी आजा। ला ला भागो, नहीं भेज दो। तो हमारी थोड़ी भाग गई भाई। हम गए क्या? हाँ। अच्छा, तो होम स्टे आपके मन में आया? जिस हिसाब से पर्यटन बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक काम पर्यटन भी हो सकता है, जिससे कि मैं होम स्टे बनाऊं और पर्यटन यहाँ पर आए।
तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब बच्चे सेटल हो ही चुके हैं, क्या इतना काम करना, थोड़ा मतलब थोड़ा आराम किया जाए, आराम से बैठा जाए, क्या ही देखो है इतना काम करना। कर्म ही जीवन है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे सेटल हो गए हैं, ये अच्छी बात है। ये हमारे पूर्वजों का एक वो रहा होगा, ऋण हमारे ऊपर, आशीर्वाद रहा होगा। हाँ, हमने भी अपनी लाइफ में मेहनत बहुत की। अब भी मैं इस उम्र में भी मैं अब भी ये सोचता हूँ कि बैठना नहीं है, चलते रहना है। चलते का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी। तो ये सोच के आप बना रहे हो। तो होम स्टे बन रहा है इनका दोस्तों, जो पातली बगड़ है उससे थोड़ा आप अंदर आ जाते हैं। तो पातली बगड़ से कितना होगा ये? पातली बगड़ 200 मीटर 300 मीटर आगे। 200 मीटर 300 मीटर अंदर एक रोड कटी है, उसी पे ये सामने अभी बन रहा है। तो कौन सी योजना के तहत ये बन रहा है अभी? ये मेरे को पर्यटन विभाग से मिला हुआ है। अच्छा पर्यटन विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ से जो भी उनकी वो होती हैं, औपचारिकता होती हैं, वो सारी पूरी करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद डीएम साहब के वहाँ पर एक मीटिंग होती है, मीटिंग में सिलेक्शन होता है। मीटिंग में क्या क्या पूछताछ होती है, क्या किस बेस पे सिलेक्शन होता है? बस वो यही पूछते हैं कि आपको क्या नॉलेज है इस बारे में, और आप जो बैंक से फाइनेंस होगा उसको कैसे चुकाओगे। अच्छा, ये पूछते हैं। ये पूछते हैं। तो हर किसी को नहीं दिया जाता? हाँ, जैसे किसी के कागजों में कोई त्रुटियां होती हैं, उस वजह से भी निरस्त हो जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे होने चाहिए। अच्छा। तो जी ये इनका होम स्टे है, अभी बना नहीं है, मतलब इसमें अभी काम चल रहा है। ऊपर से अभी लोहे की जो है एंगल आ रखी है, इसमें टीन डलेगा ना? 3 बड़े। और नीचे कितने कमरे हैं इसमें टोटल? इसमें 5 कमरे हैं। 5 कमरे हैं। तो कितने का आपने इसके लिए ऋण लिया हुआ है? मेरे इसमें 30 लाख का लिया हुआ है। 30 लाख का। और इसमें सब्सिडी कितनी रहती है? 50% है। 50%। और 50% यानी कि आपको 15 लाख भरना है। 15 लाख और किस ब्याज पे भरना है? ये जो ब्याज होगा उसमें भी 50% सब्सिडी है। अच्छा, तो कितना परसेंट ब्याज है लगभग? जैसे 12% होगा तो 6% पड़ेगा। अच्छा 6%। जी। तो 15 लाख भरना है आपको 6% के हिसाब से, 6% ब्याज इंटरेस्ट पे। तो काफ़ी बढ़िया योजना है, गवर्नमेंट की योजना है ये होम स्टे के लिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट की। अगर आप करना चाहते हैं तो जो इसकी औपचारिकता है होती है वो पूरी कर लें, और किसी भी नज़दीकी सीएससी में आप पता कर सकते हैं। बाकी छोटा मोटा ये बता देंगे क्या क्या इसमें प्रोसेस है। इसमें आपको पर्यटन विभाग में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, फाइल बनानी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से फिर चयन होता है। उससे अब चयन होगा, फिर लास्ट में एक इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरव्यू होगा, तो उसके हिसाब से चयन होगा, है ना जी। तो ये है दोस्तों। तो फिलहाल बिजी अब यहाँ से हम विदा लेते हैं। काफ़ी बढ़िया आपसे बातचीत करके लगा, उम्मीद करता हूँ जो दर्शक देखेंगे उनको भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। नमस्कार। तो दोस्तों ये थे बिष्ट जी, उम्मीद करता हूँ इनसे मिलके आपको कुछ न कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी सोचता है कि चलो अब काम वाम बंद किया जाए और थोड़ा आराम किया जाए, लेकिन उस उम्र में इन्होंने सोचा कि वापस पहाड़ जाया जाए, अपनी जन्मभूमि को जो है थोड़ा उसकी सेवा की जाए एक तरह से। तो काफ़ी बढ़िया इनसे बातचीत करके लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बातचीत अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको 2-3 दिन बाद किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।